पास देखो बच्चे 10th क्लास में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो उस पर टॉर्क लगता है। पहले क्वेश्चन में भी हमारे पास करंट कैरिंग लूप था, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में था, बट वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थी, वो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म थी। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या फ़र्क होता है? देखो बच्चे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हर जगह सेम हो, जैसे मान लो ये फील्ड है, अगर किसी फील्ड को हम इस तरीके से लोकेट कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब वो फील्ड कैसी हुई? यूनिफॉर्म हुई। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब कि जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज ना हो, हर पॉइंट पे क्या रहे? सेम रहे। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बताया था, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो हर जगह क्या हो? सेम हो। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो जगह जगह चेंज हो। अच्छा बताना, इसको मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है यूनिफॉर्म है, क्या किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड होती है क्या वो भी यूनिफॉर्म होती है? जैसे मान लो ए और बी पॉइंट है, क्या इन दोनों पॉइंट पे इसकी वजह से जो फील्ड होगी सेम होगी, अलग अलग होगी? बताओ बच्चे क्यों अलग अलग होगी? करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2πr। तो अगर आप देखो, क्या ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है इस वायर से? अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो क्या ए और बी पे फील्ड सेम होगी? तो करंट कैरिंग वायर की फील्ड यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। खैर लास्ट वाले क्वेश्चन में उस हिसाब से टॉर्क नहीं आया था, बट इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरीके के मैग्नेट सिस्टम है, जैसे कि आप अगर टॉय मोटर खोल के देखो तो टॉय मोटर के अंदर आपने देखा होगा दो साइड में मैग्नेट्स लगे होते हैं और बीच में कॉइल होती है। अगर उस कॉइल से करंट फ्लो कराते हैं तो कॉइल घूमने लग जाती है। तो इस टॉपिक का नाम हो जाता है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो घूमती कैसे है? इधर देखो बच्चे, जरूरी नहीं हो कॉइल सर्कुलर हो, कोई भी शेप की हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है और स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कोई भी शेप की कॉइल हो सकती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे उस पर घूमती क्यों है, हम थोड़ा सा ऊपर से बता देते हैं क्योंकि हमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। कौन सी डायरेक्शन में? वो बच्चे बताएंगे, वो भी बताएंगे आपको, सेंस ऑफ डायरेक्शन ना वो बता देंगे, बट एक्चुअली फिलहाल हमारे लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ की। अभी हमारे लिए रिक्वायरमेंट, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मैग्नेट ऑफ टॉर्क इधर देखो बच्चे। तो एक्चुअली क्या है देखो बच्चे, जैसे मान लो यहाँ पर हमने आर्म ले ली ए बी सी डी। तो देखो बच्चे ए बी, इधर देखो बच्चे, यहाँ पर भी ऐसा होता है कि ए बी पे और सी डी पे फोर्स क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लो अगर ए बी पे फोर्स ऊपर लग रहा है तो सी डी पे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है, कैंसिल हो जाएगा। इधर इस पे कैंसिल हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या है, इस आर्म पे और इस आर्म पे फोर्स लगता है, बट इस वाले केस में इन आर्म पे जो फोर्स लगेगा जब हम वेक्टोरिकली निकालते हैं वो इधर नहीं आता। उसमें तो इधर और इधर आ रहा था ना, इधर उसमें इसमें फोर्स इधर आएगा। जैसे ये वाली आर्म है उस पर फोर्स इधर आएगा और इस वाली पे इधर आएगा। अब ऐसा क्यों होगा? एक पे और दूसरे पे फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट क्यों होगी? जैसे इस पे अगर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इस पे अंदर लगेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। जैसे मान लो एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे कर रहा है, अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें करंट किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग होगी तो दोनों में फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी। और अगर फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, जैसे इस पे अगर बाहर फोर्स लग रहा है तो इस पे अंदर, तो ये कपल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कपल। कपल के बारे में बच्चों हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th क्लास में भी बताया था। देखो जब हम कोई ढक्कन खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पे ऊपर फोर्स लगाते हैं और इस पे नीचे फोर्स लगाते हैं, ऐसे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, इधर भी ये देखो, ये मैं ढक्कन खोल रहा हूँ ऐसे, एक उंगली से मैं इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और एक से नीचे, तो ये कपल प्रोड्यूस करता है। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ये भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को ऐड कर देते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। कपल। देखो जैसे बोतल है, इसको खोल रहे हैं, एक उंगली से फोर्स ऊपर लग रहा है और एक से नीचे, तो एक कपल प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो नेट टॉर्क हो जाता है वो दोनों का एड ऑन हो जाता है, टू टॉर्क हो जाता है और ये लूप घूमने लग जाता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, जब डेरिवेशन करते हैं इसका, तो फाइनल जो टॉर्क आ जाता है लूप में, वो आ जाता है NIAB sin phi। ये फाइनल टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाता है ऑन लूप, फाइनल टॉर्क ऑन लूप। बोलो बच्चे कुछ पूछना है? यहाँ पर NIAB और sin phi ये सब क्या है, ये हमें बताना है। N जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो कॉइल है उसमें एक ही टर्न्स हो, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसे N कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। I तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा, करंट इन कॉइल, कॉइल करंट। A कॉइल एरिया। फाई के बारे में मैं अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा आप लोगों को।
सर बी रहेगा। बी ऑब्वियस सी बात है, बी एक्सटर्नल फील्ड। ये हो गया सर एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेटिक और सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड सर ये जो फाई है किसके में बताएंगे। अच्छा इस फॉर्मूले में हम NIA को एम भी लिख सकते हैं। ये हम एम क्या होता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके बारे में हम बताएंगे बच्चे क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। जब हम इसको एम स्मॉल एम लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है एम बी साइन फाई। और जैसे कि हमें बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पता है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ऑल दो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इस फॉर्मूले को तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब ये कैसे आया भाई, ऊपर से ऊपर वाला सिंपली मैग्नीट्यूड के लिए है, नीचे वाला वेक्टर फॉर्म में है। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा बच्चे शायद थोड़ा बहुत। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ एम है क्या, मतलब हमने इतना सब कुछ लिखा, एम है क्या, और एक्चुअली क्या है कि एम होता क्या है। देखो बच्चे एम एक टर्म है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करेगा। जब कोई करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो करता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, मैग्नेट। चाहे सर्कुलर कॉइल हो चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल हो, उसके अंदर दो पोल बन जाते हैं। देखो बच्चे हमने स्टार्टिंग में सर्कुलर कॉइल के बारे में पढ़ा था, उसकी फील्ड लाइंस पढ़ी थी, ऐसे होती हैं, ऐसे फील्ड लाइन होती है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल हो जाता है। तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक मैग्नेट, चाहे वो सिंगल कॉइल हो, चाहे वो सोलेनॉइड हो, चाहे एक टर्न्स हो, चाहे मल्टीपल टर्न्स हो, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बताता है बच्चे, मैग्नेटिक मूवमेंट ये आइडिया देता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इस टाइम पे कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। जैसे मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, ऑब्वियस सी बात है जब उस पर करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो मैग्नेट एक तरीके से मैग्नेट ही है, क्योंकि मैग्नेट का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। पर हमको कैसे पता चले वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसका नाम होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है अपने आसपास, उसके बारे में हमें उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है। गिव्स एन आइडिया अबाउट magnetic field strength produced by that coil। किसी कॉइल का m ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। किसी कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कम है, इसका क्या मतलब है बताओ बच्चे, किसी एक कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट कम है, इसका मतलब वो आसपास उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, शाबाश बच्चे शाबाश। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो बच्चे यहाँ पर ठीक है, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में जान लिया। मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो बच्चे, NIA मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। मतलब किसी कॉइल का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स, उसका करंट और उसका एरिया मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कॉइल का अगर NIA ज़्यादा है, किसी भी कॉइल का NIA ज़्यादा है तो इसका मतलब वो दावेदार है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के। अब किसी कॉइल का अगर NIA ज़्यादा है, इधर देखो बच्चे फ्रेंड्स, अगर किसी कॉइल का NIA ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। किसी कॉइल का NIA का प्रोडक्ट कम है तो इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। समझे बच्चे या नहीं समझे? दो कॉइल में दे दूं आपको, करंट कैरिंग कॉइल है, पूछूं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आप कहोगे सर NIA, तीनों का प्रोडक्ट निकाल लो, जिसका ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, जिसका कम होगा वो वीक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, अगर बात करें इसकी SI यूनिट क्या होगी, बोलो बच्चे। नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, करंट की क्या होती है और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब रही बात ये कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर। तो देखो जैसे मैंने यहाँ इसको वेक्टर शो किया है, यहाँ इसको वेक्टर फॉर्म में शो किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
भाई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए? इसकी डायरेक्शन हम लोग ठीक राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल कैसे? देखो बच्चे, जैसे हम लोगों ने कोई करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर होगी? आउटसाइड होगी, इनसाइड होगी? ऐसे का सर आउटसाइड आउटसाइड होगी। करंट कैरिंग कॉइल ऐसे है, अब ऐसे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट हैंड रूल से जैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। डायरेक्शन के लिए, ठीक है बच्चे, कोई डाउट इससे एसोसिएटेड? चलो एक क्वेश्चन जस्ट छोटा सा दे देते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखो बच्चे, एक सर्कुलर कॉइल है, ये फिर मान लो एक सर्कुलर कॉइल नहीं, एक स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर है कॉइल, और इसकी साइड है, इसमें करंट जो है 2 एम्पेयर का है, और इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, एक ही टर्न है, सिंगल टर्न, पता लगे मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है? मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका विथ डायरेक्शन? जल्दी कर, इसमें कैसे लगेगा? राइट हैंड का रूल देना सर। पहले मैग्नीट्यूड बता दें बच्चे। सर मैग्नीट्यूड का आपको 20 आ गया। एन आई है, एन कितना है 1, आई कितना है 2, 10 सेंटीमीटर मीटर में करना। एरिया कितना हो जाएगा बच्चे? 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर। साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो। सर 1/100 आ जाएगा। इसको बच्चे ये लिख सकते हैं, हाँ सर, साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालें भाई? वही है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है सर, ये ऐसे थोड़ा कर रहा है। अरे इधर जा रहा है ना अच्छी, यूँ देखो ना, यूँ ऐसे ऐसे आउटसाइड, आउटसाइड मतलब के डायरेक्शन, के कैप लगा दूंगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। कोई डाउट? सर एक और दे दो भाई। अभी बच्चों, यहाँ मैंने आपसे पहले फाई के बारे में कहा था कि फाई कौन सा एंगल होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये जो फाई एंगल है बेसिकली ये किसके बीच का एंगल है? जो फाई एंगल है वो मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो बच्चे, ये जो फाई है ये किसकी? सर ये आपने साइड गलत नहीं लिखी। एक मिनट, एंगल बिटवीन एम एंड बी, ये एम और बी के बीच का एंगल होता है। फाई इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पे 10 की पावर -1 आएगा। इंटू 10 की पावर -2 है। ओके ओके, अरे सॉरी सॉरी बच्चे, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। गलत ही नहीं करता। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट अब किसी को? ठीक है, मैंने यहाँ 10 भूल गया था, मैंने सोचा 1 सेंटीमीटर है, तो 10 की जगह 10 सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4 आ जाएगा। 2 × 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। एक स्मॉल कॉइल है, और स्मॉल मतलब उसका रेडियस स्मॉल है, उसके 10 टर्न्स थे, और उसको ओपन करके एक बड़ी कॉइल में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब जिसमें छोटे कई सारे टर्न्स थे, अब उसकी जगह एक बड़ी सी कॉइल सिंगल टर्न की बना दी गई। तो पूछा गया है कि भाई क्या रेशियो होगा उनके मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो अगर हमें कुछ मेंशन नहीं किया है तो इसका रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, और इसका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं। कोई डाउट बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो क्या होगा? एक का m1 मान लेते हैं, एक का m2 मान लेते हैं, इसका n1 आई तो सेम ही है, करंट सेम है, a1। कोई डाउट बच्चों? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आई से आई कैंसिल। पहले में नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 10। एरिया क्या लिखूँ बच्चों, बता सकते हो? पहली का R2 स्मॉल R2। पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे? दूसरी में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 1, और एरिया क्या हो गया? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई से पाई कट गया। अब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन आएगा? देखो बच्चे, पेरीमीटर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। एक्चुअली क्या है कि पहले इसका पेरीमीटर क्या है?
एन इंटू 2 टू पाई आर, इसका पेरीमीटर है एन इंटू टू पाई आर। अब जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब 10/1, अगर मैं 10/1 भी नहीं पुट करूँ, नंबर ऑफ टर्न सिर्फ लिख दूँ तो भी चल जाएगा। 10/1 स्मॉल आर, ये कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा, एन आर, और इसका स्क्वायर है, कैपिटल आर का क्या है, स्क्वायर है, देखो ना ये क्या है, आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एन आर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चे बोलो, एन स्क्वायर आर स्क्वायर, कट जाएगा। 10/1, एन कितनी टर्न्स थी, इसकी टर्न्स थी, कितनी टर्न्स थी इसकी, 10 का 1/10, रेशियो क्या आ जाएगा 1/10। अच्छा बच्चे, अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि जैसे सर अगर ये बताओ सर इसका आपने पुट ना करके सिर्फ फॉर्मूले के फिगर में क्या आंसर आता है, इसका फॉर्मूले की फिगर में आंसर ही आता है। इधर देखो बच्चे, हम पुट ना करते, इधर देखो इसका नंबर ऑफ टर्न क्या रहता है, यहाँ पर मान लो n रहता है, जैसे ये था ना n, ये तो 1 था और ये n था, तो ये n था, तो ये क्या आ गया था n/n², तो आंसर क्या आ जाता 1/n आंसर आ जाता। इस तरीके से कुछ किसी को डाउट है इससे रिलेटेड, हमने जो किया है बोलो। खैर आपको समझ में आ गया अच्छे। अब आप ये बताओ क्या रेडियस देने की जरूरत थी मुझे, अगर मैं ये देता इसका कुछ यूज़ पड़ा मुझे, ये काफ़ी मैंने बताया तो आपको बोला तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मैं ना भी देता मेरा काम चल जाता। क्या बच्चे बोलो, बता देते बच्चे, बता देते। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या था कि हमने एक स्क्वायर लूप को खोल करके, इधर सेकंड पार्ट में हमने सर्कुलर लूप को खोल के स्क्वायर लूप में कन्वर्ट कर दिया, इनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताना है। तो क्या होगा बच्चे, m1/m2 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न तो दोनों में 1 ही है, तो IA1/IA2, आई कट जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। अब देखो बच्चे दोनों का सरकमफेरेंस सेम होगा, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर किसके बराबर होगा, इसका सर 4 है, 4 है, ठीक है। अब ए की वैल्यू पुट कर दें, ए क्या हो जाएगा 2 पाई r/4, मतलब क्या हो जाएगा पाई r/2, वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 4। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा नहीं, अच्छा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ये पाई है और ये पाई स्क्वायर है, तो एक पाई बच जाएगा। बताना बच्चे किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, m1 की m2 की, कैसे बच्चे, क्योंकि सर ये 3.14 शाबाश, दूसरा 4 है, ये ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, इसका कम है। सर्कुलर लूप ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसकी कन्फिगरेशन के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर लूप। तो ये हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है बच्चे टॉपिक। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से कुछ हद तक रिलेटेड है। ऑल्दो लास्ट क्लास में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टार्ट किया था और पढ़ा भी था, हमने करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ी थी, बट एक्चुअली क्या है कि इससे पहले की क्लासेस में हमने टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप के बारे में पढ़ा था। हमें क्वेश्चन में एक मेंशन किया गया है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी डायमेंशन दी हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, उससे कुछ करंट पास हो रहा है और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न 1 है और चीज़ें मेंशन दी हुई है। ऑब्वियसली बात है, कोई करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उस पर टॉर्क लगता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उस पर उसको रोकना है। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई करंट कैरिंग लूप है, जब आप उसको फील्ड में प्लेस करते हो तो फील्ड उस पर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है फील्ड उस पर बोलो, NIAB साइन फाई। अब एक्चुअली क्या है, ये जो टॉर्क है ये कौन सा टॉर्क है, रोटेटिंग टॉर्क है, वो टॉर्क जो रोटेट करा रहा होगा। बट एक्चुअली क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि इस पर रोटेटिंग टॉर्क ये लग रहा है, बट इसको हमें रोकना है, तो रोकने के लिए कितना टॉर्क देना पड़ेगा। ये तो टॉर्क घुमा रहा है, बट हमें कितना टॉर्क देना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए। देखो बच्चे किसी बॉडी पे टॉर्क लग रहा होता है घुमा के बराबर या फिर उससे ज़्यादा, इस बिल्कुल रेस्ट पे लाने के लिए उतना ही टॉर्क देना पड़ेगा। देखो बच्चे रोटेशन से स्टॉप करना है, हम चाहते हैं कि रोटेट ना हो, तो जितना टॉर्क बॉडी को घुमा रहा होगा उतना ही टॉर्क हमें अपोजिट लगाना पड़ेगा ताकि वो रुक जाए। तो मैग्नीट्यूड वाइज जितना टॉर्क वो घुमाने के लिए लगा रहा होगा, कौन लगा रही होगी, फील्ड लगा रही होगी। क्योंकि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था बच्चों कि कोई अगर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाता है। खैर 10th क्लास में
हमने ये पढ़ के फिर बता दिया था ये कॉन्सेप्ट मोटर में यूज़ करते हैं, और मोटर के बाद हमने कहानी ख़त्म कर दी थी। जबकि अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा जाता है कि जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है। तो हमें इतना ही टॉर्क लगाना है, बट इसका अपोजिट लगाना है। वो टॉर्क उसको इधर घुमा रहा होगा, हमें अपोजिट टॉर्क लगाना है। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? आपको देखा, ये तो पता है ना बच्चों, करंट कैरिंग लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। 10th क्लास में भी पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि इतना ही लगाना है। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज़। तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1। आई कितना हो जाएगा? 2। एरिया कितना हो जाएगा? देखो बच्चे, एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो ये कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? कितना? 10 की पावर कितना मल्टीप्लाई करो? 10 की पावर -4, क्योंकि स्क्वायर है। देखो बच्चे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू लिखे तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होती है। बट अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए दोनों साइड से तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सबका ध्यान होना चाहिए, अटेंशन रखो पूरी की पूरी। तो हम यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा? 200 × 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारे पास? 20 टेस्ला। अब बात आती है साइन थीटा पे। अब यहाँ एंगल क्या लिया जाए? बिल्कुल गलत। और यहाँ पर मोस्टली आप सब बच्चों ने गलती कर दी होगी और आपने 30 डिग्री का एंगल लिया होगा। यहाँ एंगल 30 नहीं आएगा, 60 आएगा। कैसे आएगा? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या था, मैंने आपको ये बताया था कि इस एक्सप्रेशन को जब हम इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसे लिखते हैं, m क्रॉस b। और यहाँ पे जो फाई एंगल होता है वो किस किस के बीच का एंगल होता है? फाई इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बताया था मैंने आपको। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे, हमने आपको एंगल किसके बीच का दिया है? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। जबकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, देखो बच्चे, जैसे मान लो एक कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल है, देख रहे हो? ऐसी कोई कॉइल है मान लो हमारे पास। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ये एंगल दिया हुआ है हमको, ये वाला। ये कितना दिया हुआ है हमें? 30 डिग्री। ये वाला एंगल लेंगे? नहीं। एक्चुअली क्या होता है, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लेना होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा जो प्लेन होता है उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और किस रूल से निकाला जाता है? राइट हैंड थंब रूल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों। कोई कॉइल होती है, पहले क्लासेस में बताया था, लास्ट क्लास में नहीं, उससे पहले क्लासेस में बताया था। जब मैंने आपको मैग्नेटिक मूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने को कॉइल वगैरह के, तो मैंने आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताया था। और मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, जैसे मान लो कॉइल है, ये इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा बताओ बच्चे? आउटवर्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा उस प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अपनी कॉपीज चेक कर सकते हो बच्चे, आप चेक करो। मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ बॉडी। तो अगर मान लो ये एरिया है तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा उसका? मान लो यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं भी होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा? एरिया, ये एंगल कितना बन गया? ये एंगल लेना। हाँ बच्चे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट एक्चुअली क्या वैल्यू सेम बैठेगी, चाहे साइन में एक्यूट लो चाहे साइन में ऑब्ट्यूस लो, सेम बैठेगी। कैसे बैठेगी? इधर देखो, जैसे मान लो अभी हमको नहीं पता कि इस लूप में किधर करंट फ्लो कर रहा है। देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब इनसाइड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर मतलब आउटसाइड भी। जैसे कॉइल है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर भी हो सकता है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा? आउटसाइड। और अगर रिवर्स कर दिया जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा? इनसाइड। तो इस इधर ऐसे ही इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो सकता है, बट एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर। ये एरिया है इधर बाहर, इसके परपेंडिकुलर और इनसाइड। तो यहाँ तो ये इधर होगा, यहाँ तो इधर होगा, यहाँ तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे। समझ रहे हो बच्चे? अरे बच्चे, ये एरिया टेढ़ा रखा हुआ है, ये एरिया कुछ हद तक देखो बच्चे ऐसे रखा हुआ है, ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, और ये वेक्टर ऐसे दिखाया है मैंने, परपेंडिकुलर देख रहे? यूं फिगर ऐसी बनी हुई है कुछ, ठीक है, यूं। तो ये तो पीछे की तरफ भी ले सकते हो, ऐसे हो गया, देखो बच्चे ऐसे है ना, इधर की तरफ भी ले सकते हो। हाँ। तो इसको इस तरफ भी ले सकते हो या फिर इधर भी ले सकते हो।
बट एक्चुअली क्या है, क्योंकि साइन की वैल्यू सेम रहती है, जैसे अगर यहाँ पे निकालोगे 30 है, ये पूरा 90 होता है, ये 90 होता है, ये 60 हो जाएगा। और अगर ये एंगल लेते तो ये कितना हो जाता, 30 + 90 120 हो जाता। दोनों केस में आपकी वैल्यू सेम आएगी, आप चेक करके देखना, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन में जो वैल्यूज आएगी वो दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी, चाहे एक्यूट लो चाहे ऑब्ट्यूस लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर फिलहाल हम 60 डिग्री ले लेते हैं, अभी बताता हूँ। चलो रुक जाओ, बता देते हैं, रुक जाओ। आपको इस अभी तो कोई डाउट नहीं है ना कि एंगल 30 तो नहीं लेंगे, तो समझ में आ गया ना आपको, 30 नहीं लेंगे 60 लेंगे। तो 60 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ साइन 60 कितना हो जाएगा बताओ बच्चे, ये वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर किस में आएगा, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, ध्यान रखना। मीटर या फिर ए मीटर स्क्वायर इसकी? यार एक्चुअली क्या है, टॉर्क देखो बच्चे, जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे तो टॉर्क होता है RF sin phi, RF sin phi, रेडियस फोर्स इंटू साइन फाई। रेडियस की यूनिट होती है मीटर, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब रही बात ये कि आप लोग ये सोच रहे होगे कि सर एंगल क्या 60 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, आपने ये भी देखो कि ए मीटर स्क्वायर वो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट थी बच्चे, NIA, ठीक है। देखो बच्चे अब समझ में आ गया, किसी कोई डाउट तो नहीं? अगर यार मैग्नेटिक मूवमेंट भूल गए क्या बच्चे, उस दिन बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। इधर 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 देखो बच्चे, भी बताएंगे, 2 मिनट रुक जाओ। इधर देखो, कई बच्चे सोचेंगे सर मैग्नेटिक मूवमेंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। जैसे मान लो बच्चे कोई सरफेस है, ये बच्चे मिल देना, जैसे मान लो ये है, ये कॉइल है, अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मेंशन नहीं की गई है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर भी हो सकता है और मैग्नेटिक मूवमेंट इधर भी हो सकता है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है इनसाइड हो, जैसे मान लो ये हमारी कॉइल है, अभी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। तो अगर इधर होगा, ये देखो इधर होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 30 क्या हो जाएगा, 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। तो हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समझे बच्चे? चाहे एक्यूट लो चाहे ऑब्ट्यूस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर आंसर सेम आता है। बट ध्यान रखना, कभी भी कई बार आप क्वेश्चन देखते हो, चाहे आप गॉस थ्योरम के क्वेश्चन देखो, गॉस थ्योरम के क्वेश्चन कौन से होते हैं, फ्लक्स के क्वेश्चन कौन से होते हैं। इधर देखो बच्चे, फाई = E डॉट, इधर देखो वही बोर्ड पे हमेशा एंगल जो लिया जाता है एरिया के साथ नहीं लिया जाता, किसके साथ लिया जाता है, एरिया वेक्टर के साथ लिया जाता है। मोस्टली जो आप 12th क्लास में चीज़ें पढ़ रहे हो उसमें आपको क्वेश्चन में एरिया के साथ एंगल दिया हुआ होगा। हमें एंगल एरिया के साथ नहीं लेना होता है, किसके साथ लेना होता है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना होता है, समझे बच्चे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंगल एरिया के साथ नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारी फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस हिसाब की है।